हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है, ठीक है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या चैप्टर? बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको 100% चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा और साथ साथ में सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दूंगा, एमसीक्यू वगैरह जो जो एग्जाम में आए हैं सीबीएसई के वो सब दिखाऊंगा मैं आपको कर करके यहाँ पे कि कैसे हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना, और हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेटा। अगर आपके पास बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संदीप गर्ग सर की, तो एक बार उनकी बुक निकाल लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में वही बुक लगी रहती है। अगर है वो बुक तब भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर है तो वो बुक निकाल के बैठ जाओ बस, और यहाँ पे देखते रहो। बुक में कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है बस, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है ना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, 1 बाय 1 करके। सबसे पहला सवाल आता है कि सर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है बेटा इस चैप्टर के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी कंडीशन कैसी थी डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और लास्ट में जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो सबसे मेन चीज है बेटा ये, ठीक है, सब कुछ सारे सीबीएसई के क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं आज तक वो सब मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 8वां पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने 7 पॉइंट थोड़े ढंग से पढ़े होंगे। तो बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, और समझाता चलूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बुक के अंदर निशान लगवाता चलूंगा कि बुक की हुक का ये पॉइंट हो गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पॉइंट में आपको वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो, ठीक है सर, ठीक है ना। लेकिन एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। हम चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि 1947 से पहले, 1947 से पहले जब अंग्रेज यहाँ पे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर हमारे कैसे हालात थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है ना, क्या उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा किया था, वो सब बातें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना, कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी बिल्कुल 1757 के अंदर, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है, 200 साल ब्रिटिश रूल हुआ यहाँ पे, 200 ईयर्स, 200 साल ब्रिटिश रूल हुआ, ये बात भी आपको पता होगी, बिल्कुल पता है सर। आपको ये बात भी पता होगी बेटा, ठीक है ना, कि ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे था, अंग्रेजों का शासन जब यहाँ पे था, तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था बेटा जमींदारी सिस्टम। जिसका नाम क्या था? जमींदारी सिस्टम। ये सिस्टम उन्होंने चलाया था, जमींदारी सिस्टम। चलो सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेन सवाल ये था कि हमारी जो इकोनॉमी थी बेटा, उसको वो लोग बोलते थे फीडर इकोनॉमी, ठीक है ना, फीडर इकोनॉमी, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है ना। फीडर का मतलब है कि हम हमारी इकोनॉमी से वो अपना पेट पालेंगे, एक तरीके से ही समझो, फीडर इकोनॉमी, ठीक है ना। तो हमारे इकोनॉमी ऐसी थी, ठीक है, और उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। बोलो क्लियर है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि सर इंपॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट के अंदर, हमें तो बस वो जानना है, ठीक है ना। आपको तो पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, और हमें तो अब बस ये बताओ कि एग्जाम के अंदर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब बताने वाला हूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ठीक है ना, उस टाइम पर ब्रिटिश रूल के टाइम पर बेटा देयर वर सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिक नोटेबल इकोनॉमिक्स थे बेटा उस टाइम पर, ठीक है ना, जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था। पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था। कभी कभी ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये नाम के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर अलग से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये नाम याद रख लेना।
जैसे कि दादा भाई नारोजी, ठीक है ना, दादा भाई दादा भाई नारोजी, इसको हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं इसको, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से समझो, ऐसे समझो कि जैसे ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, ठीक है ना। पहली बार आप पढ़ रहे हो ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूं। दादा भाई नारोजी बेटा। अगला लिखेंगे विलियम डिग्बे, विलियम डिग्बे। इसके अलावा और कोई नाम वो ये रख सकते हो, VKRV राव, VKRV राव, ये नाम याद रख सकते हो। RC देसाई। ये कुछ नाम हैं जो आपको बस ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, कि उस टाइम पर, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम के बारे में जिनमें से कुछ नाम आपको जो ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर MCQ पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे तो कई बातें हमने डिस्कस की है, लेकिन आपको सिर्फ ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना। पहला पॉइंट हो गया अपना इंट्रोडक्शन, एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर, मेन बात बस ये ध्यान रखनी है कि वे कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, सम जिनका नाम आपको कुछ याद रखना है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, VKRV राव, RC देसाई। बस एक नंबर दिला सकता है ये पॉइंट आपको, बस एक तो ये ध्यान रख लेना। चलो ठीक है जी, तो यानी कि पहला पॉइंट हो गया है अपना, और यहाँ पे हम पहला पॉइंट हटा देते हैं। अब आ जाते हैं बेटा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि 1947 से पहले जब अंग्रेज यहाँ पे थे, उस टाइम पर एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे, खेती बाड़ी वगैरह के बारे में, कि एग्रीकल्चर के कैसे हालात थे। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 का नाम है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां लिखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख सकते हो कि उस टाइम पर लगभग, ठीक है ना, सभी लोग जो गांव में रहते थे, मैक्सिमम लोग गांव में ही रहते थे और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो कह सकते हैं बेटा उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी, ये कह सकते हो। बाकी इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसमें क्या क्या दे रखा है वो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारी पूरी इकोनॉमी की थी, क्या थी बेटा, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। ये वर्ड याद रखना, एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है ना, इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। इसके ऊपर एग्जाम में MCQ आया है कई बार। तो ये बस खाली ये पॉइंट ध्यान रखना, और कुछ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। अगर मैं अराउंड बताऊं तो 85% से भी ज्यादा पॉपुलेशन उस टाइम पर गांव में रहती थी। और जो लोग गांव में रहते थे उसमें से ज्यादातर लोग बेटा, मोस्ट ऑफ देम क्या करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादातर लोग जो गांव में रहते थे, ठीक है ना, वो क्या काम करते थे बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम करते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, ठीक है ना, काम करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे बता रखे हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के मामले में, कि एग्रीकल्चर में कुछ दिक्कतें थी, कुछ कमियां थी, वो यहाँ पर फीचर्स के रूप में बता रखे हैं, या फिर कह सकते हो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में क्या क्या कमियां थी वो हम पढ़ने वाले हैं अब उस टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी बेटा, पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। MCQ इसके ऊपर आ सकता है, और पूरा पॉइंट में से कुछ भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती थी, 85% से भी ज्यादा, और ज्यादातर लोग जो गांव में रहते थे उनमें से ज्यादातर लोग क्या काम करते थे बेटा, एग्रीकल्चर बेस्ड थे, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी फीचर्स बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, या रीजन्स बोल दो। हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या क्या कमियां थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हेडिंग दे देता हूँ, फीचर्स बोल दो, एक ही बात है, कुछ बोल दो, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के मामले में उस टाइम पर। पहली बात बेटा, उस टाइम पर प्रोडक्शन कम था, लो प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी कैसी थी बेटा, लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता था, प्रोडक्शन कम होता था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बोल दो, लो प्रोडक्टिविटी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैसा था बेटा, उस टाइम पे कम था। प्रोडक्शन कम क्यों था, ठीक है ना, क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी।
अब आपको तो पता है कि उस टाइम पर हम लोग कैसे हल वल से खेती करते थे, ठीक है। ओके। आजकल हम जो खेती करते हैं, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ट्रैक्टर वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक है ना। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी बेटा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता था। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ज़्यादातर हम बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे बेटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वही जैसा कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। तो प्रोडक्शन कम होने का मेन रीजन क्या था? टेक्नोलॉजी का ना होना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर के मामले में क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है बेटा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था, कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश रूल जो थे, ब्रिटिश शासन जो था बेटा, उन्होंने एक सिस्टम बनाया यहाँ पर, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम लेके आए वो, जो मैंने आपको नाम बताया था, जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना। जमींदारी सिस्टम, वो एक सिस्टम लेके आए बेटा, जिसको बोलते हैं क्या? जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम इसी के अंदर आता है, इसी को बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बोलो क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो हालात थे, दोनों के दोनों, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जमींदारी सिस्टम उन्होंने ही बनाया था, अंग्रेजों ने ही, ठीक है ना। तो अंग्रेज प्लस में जमींदार, ठीक है ना, जो जमींदारी सिस्टम के अंदर आए, ठीक है। तो उन लोगों ने बिल्कुल भी एग्रीकल्चर की केयर नहीं की तो उस टाइम पर, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना कुछ था ही नहीं, है ना। क्योंकि पहले एग्रीकल्चर किस तरीके से करते थे बेटा? अपना पेट पालने के लिए करते थे, ठीक है ना। आजकल जैसे करते हैं ना मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे कि हमें अपना भी काम चल जाए और मार्केट में भी बेच सके। उस तरह की खेती पहले नहीं होती थी। पहले खेती करते थे, ठीक है, ज़्यादातर कि भैया पेट पालने के लिए खेती करते थे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था? जमींदारी सिस्टम था। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूंगा कि एग्जाम में क्या आएगा। डोंट वरी, सब कुछ मैं कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। हर चीज मैं करा दूंगा आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आगे अंग्रेजों ने क्या किया बेटा? अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई थी, पहले पॉइंट लिख देता हूं, कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर ये क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जो एग्रीकल्चर था, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, और गांव के लोग ज्यादातर किस पे डिपेंड थे बेटा? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अब वो एक बात जानते थे बेटा, ठीक है ना, क्या? कि यहाँ के जो इंडिया के जो गांव हैं, ठीक है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो अपने आप में क्या है? सेल्फ सफिशेंट है, ठीक है ना। उन्हें सेल्फ सफिशेंसी है उनके अंदर, ठीक है ना। उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनको ये बात पता थी, ठीक है उनको। लेकिन ये भी बात पता थी, गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। अगर हमने इनके एग्रीकल्चर ही के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो खत्म कर दी, ठीक है ना, यानी कि कमर्शलाइजेशन कर देते हैं एग्रीकल्चर का, जिससे कि ऑटोमेटिकली क्या है, ठीक है ना, ये भी इनकी चीज कमजोर हो जाएगी एग्रीकल्चर के मामले में। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? कमर्शलाइजेशन कर दिया, जिसके लिए वो लोग रेलवे लेके आए, ठीक है ना। जिसकी वजह से ही वो लोग क्या कर किया, उन्होंने रेलवे लेके आए। ज्यादातर रेलवे का जो ट्रैक था ना, फिर गांव के बीच से निकाले गए, ठीक है ना। 1850 के अंदर रेलवे लेके आए, ताकि क्या कर सके, वो कमर्शलाइजेशन कर सके एग्रीकल्चर का। क्योंकि गांव बेटा, ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? गांव में। और गांव के लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर। और गांव के लोग क्या थे? सेल्फ सफिशिएंसी थी उस टाइम पर, गांव किसी और पे डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है एग्रीकल्चर के अंदर आपको? अगला पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात एक ही है बेटा, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं हम लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, कि अंग्रेजों ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, ठीक है। एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या नहीं की? इन्वेस्टमेंट ही नहीं की बेटा, ठीक है ना। जमींदारों ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है ना। उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इसके अंदर बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा उस टाइम की, तो जैसे कि मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी भी बेटा उस टाइम पर क्या थी? आउटडेटेड थी। तो ये पॉइंट चाहो तो ये भी पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो अलग से बना के। क्या टेक्नोलॉजी कैसी थी? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। तो टेक्नोलॉजी तो बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ही ट्रैक्टर वगैरह, HYV सीड्स, ये सब आए, ठीक है ना। उससे पहले ऐसा नहीं था,
ठीक है ना। ओके, उससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे और बैल वगैरह का यूज करते थे, ठीक है ना, हल वल यूज करके उस तरीके से खेती करते थे। तो ये था अपना पॉइंट किसका, एग्रीकल्चर का। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा और आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो पढ़ा बेटा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर, देखो बेटा एक पॉइंट शब्द में बोलूं, एग्रीकल्चर सेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक शब्द जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पहले जो 1947 से पहले जब अंग्रेज थे यहाँ पे, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पर, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ये बस एमसीक्यू आ सकता है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे, गांव में जो लोग रहते थे उनमें से ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ कमियां थी, प्रोडक्शन कम होता था क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी बेटा। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम उन्होंने बना रखा था, एग्रीकल्चर का उन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया था ताकि गाँव को बर्बाद कर सके। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, दोनों ने ही, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल प्लस में जमींदार दोनों ने ही क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट नहीं की एग्रीकल्चर में। टेक्नोलॉजी कैसी थी, आउटडेटेड, ये पहले ही पढ़ चुके हो। तो बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन और दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोनों में ही एक एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकला एग्जाम के लिए। तो इंट्रोडक्शन में तो क्या याद रखना है बेटा, इनका नाम याद रख लेना, इनमें से एक एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। और एग्रीकल्चर में बेटा ये वाला पूछ सकते हैं कि उस टाइम पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है ना। बाकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए था इसमें। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है। तो मैं इसको चाहूँ तो इसको मार्क कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसको ध्यान से समझना और याद करने की कोशिश करना। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ लिखेंगे हेडिंग तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर ये नोट चाहिए तो, मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ साथ साथ में। यहाँ पे आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर 6 नंबर वगैरह का 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इसलिए हमें इसको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा, जब यहाँ पर अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर इंडस्ट्री के कैसे हालात थे हमारे यहाँ पे, हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब इसका क्या मतलब है सर, देखो बेटा पहले अपने यहाँ पे ना हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी अपने यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पर। डिक्लाइन का मतलब है उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उन्होंने जानबूझकर उसको क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रॉयड कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब बर्बाद क्यों किया, मेन मोटिव क्या था इसके पीछे, क्या मोटिव था अंग्रेजों का, उन्होंने क्यों ऐसा किया। देखो बर्बाद करने से क्या हुआ बेटा, ठीक है ना, कि उससे जो रॉ मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री में यूज करते थे, रॉ मटेरियल, अब उसी रॉ मटेरियल को वो लोग क्या करते थे, लो प्राइस पर सस्ते दामों में खरीदते थे, लो प्राइस पर सस्ते दामों में खरीदते थे, और कहाँ ले जाते थे बेटा, अपने देश में ले जाते थे, ब्रिटेन में, ठीक है ना। कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे। अब ब्रिटेन ले जाके बेटा वहां पर उससे कोई प्रोडक्ट बनाते थे यानी फिनिश गुड्स, और वापस उसको इंडिया में लेके आते थे, और इंडिया में फिर महंगे दामों में बेचते थे क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में था नहीं, इंडिया में तो कुछ ऐसा था नहीं बेटा उस टाइम पे। तो हाई प्राइस पर फिर मन माने प्राइस वो चार्जेज करते थे। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब बेटा उस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ पे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उससे जो रॉ मटेरियल निकलता था फिर वो उसको लो प्राइस पे खरीदते थे और अपने देश में ले जाते थे, वहां पे प्रोडक्ट बनाते थे, वापिस इंडिया में बेचते थे महंगे दामों में, मनमाने दामों में, ठीक है ना, ऐसा करने के लिए। तो इंडस्ट्री के मामले में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दी उन्होंने हमारी, है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ
पब्लिक सेक्टर। सर इसका क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर तो देखो बेटा, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही करते हैं काम, है ना। लिमिटेड ग्रोथ हुई थी पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में क्या था, पब्लिक सेक्टर के नाम पर उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है ना। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बोल दो, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर बोल दो, बात एक ही है बेटा। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर या लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, बात एक ही है। अब लिमिटेड, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, क्या बात ध्यान रखनी है? देखो बेटा, पब्लिक सेक्टर के नाम पर वो लोग गिनी चुनी कुछ चीजें लेके आए थे, जैसे कि रोड लेके आए थे, जैसे कि रेलवे लेके आए थे, ठीक है ना, जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राफ लेके आए थे बेटा, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें लाने के पीछे खुद उनका मकसद था, रोड लेके आने के पीछे, रोड बनाने के पीछे, वहां वहां पे उन्होंने रोड बनाए जहां से उनका काम होना था, आर्मी, रॉ मटेरियल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह। रेलवे लेके आने के पीछे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन करना। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ लेके आए जानबूझकर ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ठीक है ना। तो ये डेवलप किए गए, और ये भी सिर्फ उतना ही डेवलप किया जितना उनके काम आ सकता था, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ बेटा, ठीक है ना, पब्लिक इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ उन्होंने लिमिटेड किया था। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं था वहां पे ये मकसद, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 बेटा, और बात क्या ध्यान रखनी है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है ना, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये भी लिख लेते हैं, लो कंट्रीब्यूशन, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन वेरी लो बेटा, वेरी लो, बहुत लो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बेटा, ठीक है ना, बहुत लो था, वेरी लो। वेरी लो तो होना ही था क्योंकि इंडस्ट्री तो लगाई ही नहीं थी, ठीक है ना, इंडस्ट्री वगैरह तो लगाई ही नहीं थी। मेन इंडस्ट्रीज तो उन्होंने लगाई नहीं थी, गाड़ियां बनाना, बाइक बनाना, ये सब चीजें उन्होंने तो सिर्फ वही चीजें की, जैसे कि मैंने बताया, रोड बनाए, रेलवे बनाए, ये सब इसलिए किया ताकि वो उनसे वो अपना बेनिफिट बना सके, ठीक है ना। तो इसलिए जीडीपी में इंडस्ट्री का लो कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पर, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। अब एक और पॉइंट लिख लेना इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई नहीं। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा, जैसे बाइक बनाना, ट्रैक्टर बनाना, गाड़ियां बनाना, इस तरीके की, ठीक है ना, उन्होंने इंडस्ट्री इंडिया के अंदर नहीं बनाई, ठीक है ना। क्यों नहीं बनाई? बिकॉज, ठीक है ना, क्यों नहीं बनाई बेटा? क्योंकि दे वांटेड, वो चाहते थे कि इंडिया वाले जो है ना, यानी इंडियंस जो है बेटा, हम लोग उनके ऊपर डिपेंड रहें, इस बात के लिए हम लोग उनके ऊपर डिपेंड रहें, ठीक है ना, ताकि उनके ऊपर डिपेंड रहे, हम लोग सब कुछ ब्रिटेन से खरीदें, ठीक है ना, हम लोग क्या करें, ब्रिटेन से खरीदें ये चीजें। तो यहां पे क्या बेटा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई बेटा, गाड़ियां बनाना, बाइक बनाना, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि ये सब चीजें हम उनसे खरीदें, हम उनके ऊपर डिपेंड करें। बोलो क्लियर है? तो चलें एक बार आगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हैं, एक बार वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हालांकि पहले ज्यादा आता था एग्जाम में, लेकिन अभी भी आ सकता है, तो ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आगे चलते हैं और वापिस आ जाते हैं एक बार यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बेटा इंडियन इकोनॉमी का, और इसमें हमने पढ़ा कि 1947 से पहले हमारे यहाँ पे कैसे कैसे हालात थे, वो सब हम चीजें सीख रहे हैं। तो 3 पॉइंट पढ़े हमने, इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको रिवीजन करते हैं, बाकी अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या याद रखने की जरूरत है, एक पॉइंट ये याद करके आना अगली क्लास में, ठीक है ना, चारों लोगों के नाम 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ये याद रख लेना, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए था बेटा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना, उसके बाद इंडस्ट्री वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। इसके अंदर 4 हेडिंग याद कर लो, बाकी अंदर से अपने आप बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने क्या बताया, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना, ताकि वो रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाके वहां से प्रोडक्ट भारत में लाके हाई प्राइस पे बेच सके। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर में मैंने बताया बेटा, उन्होंने रेलवे, रोड, पोस्टेज और टेलीग्राफ बनाए सिर्फ अपने फायदे के लिए। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि इंडस्ट्री थी ही नहीं तो कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में होगा ही कम। लैक ऑफ
ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगाई, जैसे कि गाड़ियां बनाना, बाइक बनाना, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम उनके ऊपर डिपेंड करें, हम उनसे ये चीजें खरीदें। बेटा आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना कभी एग्जाम में हमेशा आए हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अगले 20 मिनट के अंदर ये चारों क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल आराम से सुनना है। सब कुछ मैं आपको बुक के अंदर भी मैच कराता चलूंगा कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाता है फॉरेन ट्रेड। आइए बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में कि 1947 में फॉरेन ट्रेड के कैसे हालात थे, ये पढ़ने वाले हैं। तो ऊपर लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं फॉरेन ट्रेड। यहां लिखेंगे बेटा फॉरेन ट्रेड। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से सुनना, आराम से समझ में जाएगा। सबसे पहला सवाल कि सर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमें ये बता दो। यस बेटा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, एमसीक्यू वगैरह भी इस पे पूछ लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या सर? फॉरेन ट्रेड का मतलब है बेटा, ठीक है ना, फॉरेन के साथ सेल परचेज, उसको क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो फॉरेन ट्रेड को मैं बोल सकता हूं बेटा, उस टाइम पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हालात, यानी फॉरेन ट्रेड कैसा था, ठीक है ना। अब देखो बेटा, पूरा कंट्रोल क्योंकि अंग्रेजों का राज था, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल था, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर उनका कंट्रोल रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे कुछ बातें ऐसी दे रखी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल 3 बातें हैं बेटा जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। सर कौन कौन सी? सबसे पहली बात, कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं बेटा उस टाइम के, तो वो उस इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर्स क्या कहता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आराम से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इंडिकेटर ये कहता है, ठीक है ना, क्या? एक्सपोर्टर। मैं अभी आपको याद करा दूंगा, डोंट वेरी। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्या मतलब है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे, प्राइमरी गुड्स का मतलब हो गया एक तरीके से रॉ मटेरियल, ठीक है ना। रॉ मटेरियल में जैसे कि आपका सिल्क होगा, कॉटन होगा, वूल होगा बेटा, सुगर, जूट, इस तरीके की जो चीजें थी, ठीक है ना, रॉ मटेरियल टाइप की, ठीक है ना, उसका अंग्रेजों ने हमें क्या बना दिया? मेजर एक्सपोर्टर बना दिया। एक्सपोर्टर का मतलब है, ठीक है ना, यहां से वो ये सब चीजें ले जाते थे बेटा। कौन कौन सी चीजें? जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब है रॉ मटेरियल, वो मैंने पहले भी ये पॉइंट आपको बताया कई जगह पे। यहां से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, ठीक है ना, सस्ते दामों में। रॉ मटेरियल जैसे कि सिल्क ले गए, ठीक है ना, जैसे कि कॉटन ले गए बेटा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, जैसे कि जूट ले गए। तो इस तरीके की जो चीजें होती थी ना बेटा, रॉ मटेरियल यहां से ले जाते थे वो सस्ते दामों में, और ले जाके ब्रिटेन के अंदर अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, उनसे फिनिश गुड्स बनाते थे बेटा, ठीक है ना, उनसे क्या बनाते थे, ठीक है ना, ये सब चीजें ले जाते थे और फिर फिनिश गुड्स बनाते थे। बोलो क्लियर है। और उनसे फिनिश गुड्स बना के, ठीक है ना, वापिस उनको हमारे यहाँ पर हाई प्राइसेस में बेचते थे बेटा, हाई प्राइस में क्या करते थे? बेचते थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है, क्या कि उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था और इंपोर्टर बना दिया था। किन चीजों के लिए? ठीक है ना, जो अपने वहां पर वो फैक्ट्री में सामान बनाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, ठीक है ना, जो मशीनें बनाते थे, ठीक है ना, जो भी चीजें वो पहले यहां से रॉ मटेरियल ले गए सस्ते दामों में, और उसी का वहां पे अपनी फैक्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनाया और उसको फिर हाई प्राइस में इंडिया की मार्केट में बेचा। पहला पॉइंट तो ये है बेटा फॉरेन ट्रेड के अंदर। बोलो क्लियर है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर, ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हालात कैसे थे, हम ये पढ़ रहे हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि उन्होंने हमें जानबूझकर एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, मतलब रॉ मटेरियल का, ताकि वही रॉ मटेरियल वो अपने देश में ले जाए, ठीक है। और फिर इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, ठीक है, ताकि उसको ही प्रोडक्ट को बना के इंडिया की मार्केट में लॉन्च करे और हाई प्राइसेस में बेचे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, क्या, ठीक है ना, कि उनकी ना मोनोपोली थी। देखो क्या थी उनकी? मोनोपोली।
सर मोनोपोली थी मतलब, ठीक है ना बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरा उन्हीं का कंट्रोल था, ठीक है ना। मोनोपोली मतलब बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बेटा उस टाइम पर उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ठीक है ना। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का था बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको बोलेंगे कि भैया उनकी क्या थी, मोनोपोली थी। उनकी क्या थी बेटा, मोनोपोली थी, ठीक है जी। अब इसके अंदर और क्या ध्यान रख सकते हैं, और इसके अंदर ये ध्यान रख सकते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट नीचे आ जाते हैं और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्या, कि भैया मोर देन हाफ, ठीक है ना। तो क्या, मोर देन हाफ, ये वर्ड ध्यान रख लेना बेटा, मोर देन हाफ, ठीक है ना, मोर देन हाफ, इस वर्ड को ध्यान रख लेना। अब मोर देन हाफ का मतलब क्या हुआ, मोर देन हाफ का मतलब हुआ, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया का है, ठीक है ना, मोर देन हाफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप रिस्ट्रिक्टेड लगा दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ठीक है ना, कि भैया मोर देन हाफ फॉरेन ट्रेड आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सिर्फ हमारे देश के साथ कर सकते हो, यानी ब्रिटेन के साथ। उन्होंने खुद ही, क्योंकि मोनोपोली थी उनकी, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया ऐसा कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर मोर देन हाफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया ब्रिटेन के साथ ही अलाउड है। और बाकी कुछ कंट्रीज को अलाउड कर दिया कि बाकी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, बाकी का जो बच गया वो कुछ कंट्रीज को अलाउड कर दिया कि आप इनके साथ कर सकते हो। उसमें 3 कंट्रीज के उन्होंने नाम बताए थे बेटा, ठीक है ना, जैसे कि चाइना, ठीक है ना, जैसे कि चाइना और श्रीलंका, श्रीलंका और ईरान। बोलो क्लियर है बेटा, ये नाम बताया उन्होंने, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अगला, अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, ठीक है ना, इसी के अंदर आप चाहो तो एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हो, हालांकि ये पॉइंट आपको मैं अलग से कराऊंगा, और इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आपका कई बार आया है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। वो क्या है बेटा, एक सूज कैनल करके है, सूज कैनल, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में आपको हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या किया, सूज कैनल खोल दिया, ठीक है ना, 1869 के अंदर, ठीक है ना, ओके। और ये क्या था बेटा, ये समुद्र के रास्ते एक रूट था, एक डायरेक्ट रूट खोल दिया उन्होंने समुद्र के रास्ते में, ठीक है ना, और जिससे कि समुद्र के द्वारा, ठीक है ना, शिप से डायरेक्ट माल लेके जाया जा सके बेटा इंडिया से, कहाँ पे, ब्रिटेन में। इंडिया से माल कहाँ जा सके, ब्रिटेन, ठीक है ना। तो उन्होंने एक रूट ओपन कर दिया बेटा, ठीक है ना, एक रूट ओपन कर दिया इंडिया से लेके ब्रिटेन के बीच में, ये जो रूट है, ताकि शिप से माल, समुद्र से ही माल ले जाते हैं बेटा, ठीक है ना, जहाज से ले जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा समुद्र से ही होता जाता है ना सभी, ओके। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट रूट खोल दिया उन्होंने, उसको बोलते हैं सूज कनल, ठीक है ना। सूज कनल क्या होता है, ठीक है ना, आई होप क्लियर है, ठीक है। 1869 के अंदर, 1869 के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, हालांकि मैं आगे भी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये लिख दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, और यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं और आगे खत्म करते हैं, और मैं बुक के अंदर दिखा देता हूं कि ये आपको कहां मिलेगा। तो फॉरेन ट्रेड हमने पढ़ा बेटा, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में 3-4 बातें हमने पढ़ी बेटा। पहली बात तो ये पढ़ी कि उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, ठीक है ना। क्यों बनाया वो भी हमने पढ़ा। इसके अलावा मैंने बताया बेटा कि उनकी मोनोपोली थी, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। और मोर देन हाफ के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर सकते हो, और बाकी 3 कंट्रीज के साथ अलाउड किया। और यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं सूज कैनल। सूज कैनल कब खोला गया, ये याद रखना आपको। और ये क्या है बेटा, समुद्र के रास्ते शिप के लिए, ठीक है ना, समुद्र का रास्ता एक डायरेक्ट रूट खोला गया इंडिया से ब्रिटेन के बीच में, उसको सूज कैनल बोलते हैं 1869 के अंदर, ताकि इंडिया से डायरेक्ट माल वहां पे ले जाया जा सके, और वहां से फिनिश गुड्स में, ठीक है ना, माल इंडिया के अंदर लेके जाया जा सके। बोलो क्लियर है। अब ये क्वेश्चन कहां दे रखा है, तो ये है आपकी बुक, ठीक है ना। तो पहली बुक के अंदर बेटा ये पॉइंट मैं करा चुका हूं, जो पॉइंट करा चुका हूं उनको निशान लगा देता हूं, ठीक है। ये देखो पहला पॉइंट कर चुके हैं बेटा, इंट्रोडक्शन, पिछले पॉइंट्स के अंदर मैंने कराया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें थी, जो उसकी फीचर्स बोल दो या जो भी पॉइंट्स रीजंस वगैरह, ये सारे हमने पढ़ लिए थे,
ठीक है ना। तीसरा बेटा इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था, तो इंडस्ट्री के भी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आज हमने शुरुआत की बेटा फॉरेन ट्रेड से। ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड मैंने कराया है अभी। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में जैसे कि मैंने बताया बेटा, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इसमें कुछ पॉइंट हमने पढ़े बेटा, जैसे कि पहला पॉइंट कि भैया उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया और इंपोर्टर हो गए फिनिश गुड्स का, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट बेटा मोनोपोली। तीसरा पॉइंट मोर देन हाफ वाला और शूज कैनल वाला पॉइंट हमने पढ़ा। और एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा दे रखा है, ये पॉइंट वही है बेटा एक तरीके से जो ऊपर लिख रखा है। ठीक है ना। तो आप इसको अलग से चाहो तो याद रख लो, वरना ये पॉइंट उसी में कवर हो जाता है पॉइंट नंबर 1 के अंदर। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब होता है इंडिया की वेल्थ को कैसे वहां पे ले जाया जा सकता है ब्रिटिश के अपने देश के अंदर। उसको बोलते हैं जैसे ब्रेन ड्रेन नहीं होता, ठीक है ना, वैसे ही। ठीक है ना, कि भैया इंडिया की वेल्थ को वहां पे कैसे ले जाया जा सके। तो अंडर द ब्रिटिश रूल बेटा इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये मैंने बता ही दिया पहले पॉइंट के अंदर। उन्होंने प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल, मैंने बताया था प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या बना दिया बेटा उन्होंने, हमें एक्सपोर्टर बना दिया। ठीक है, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। अब बेटा अगर हम भारी मात्रा में अगर इंपोर्ट करेंगे बेटा, तो हमारा तो सारी सारी वेल्थ दूसरी कंट्री में जाएगी ना। ठीक है, पैसा जाएगा ना। देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू द एक्सेस एक्सपोर्ट बेटा। However, export surplus was used, ठीक है, to make the payment of expense incurred by office set up by the colonial government in Britain बेटा। ठीक है ना, वो अपने खर्चों के लिए ही सब कर रहे थे। टू मेड द एक्सपेंस, जो भी युद्ध हो रहे थे उस टाइम पर उनके लिए। ठीक है ना। ओके, इनविजिबल आइटम्स को बेटा ठीक है ना इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है सूज कनल का, और ये मैं आपको डिटेल में दोबारा आगे पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सूज कनल वाले पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है ना, हल्का ओवरव्यू मैंने इसका दे दिया है और डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो चलते हैं, एक बार हमने चैप्टर शुरू किया और फॉरेन ट्रेड कर लिया है। अब फॉरेन ट्रेड के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ओके, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे और आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं बेटा। आ जाते हैं नीचे, आएंगे पॉइंट नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। तो कंटेंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं बेटा। तो कंटेंट नंबर 5 का नाम क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल या कंडीशन बोल दो, बात एक ही बेटा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है ना। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए? यस बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, हालांकि मैं सारे सीबीएसई क्वेश्चन खुद कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, सारे सारे जो जो पेपर में आ रखे हैं, चिंता मत करो, आपको एकदम आराम से एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा है। ठीक है, पीछे हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ के आना ताकि अगली क्लास में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर इन्होंने क्या बता रखा है। सबसे पहली बात तो ये बता रखा है बेटा, आपको पता है हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट होती है हमारे देश में। और ये किसने शुरू किया था बेटा, ये अंग्रेज लोगों ने शुरू किया था, ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया था। तो बेटा फर्स्ट सेंसस, अपने यहाँ पे सेंसस बोलते हैं पॉपुलेशन काउंट करने को। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेंसस बेटा उन्होंने शुरू किया था। ठीक है ना, और ये कब हुआ था, ये 1881 के अंदर हुआ था बेटा। ठीक है ना, ओके। और उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन, जब ये 1881 के अंदर हुआ पहली बार, तो लगभग लगभग 22 करोड़ अपनी पॉपुलेशन थी बेटा उस टाइम पर। फिर हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट होती रही होती रही होती रही, और 1921 के अंदर बेटा हमारी पॉपुलेशन 25.14 करोड़ पे थी मतलब। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था बेटा, 1881 के अंदर। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू के रूप में। तो फर्स्ट सेंसस उस टाइम पे हुआ था और हमारी पॉपुलेशन लगभग इतनी थी। फिर हल्की फुल्की कभी बढ़ रही थी, कभी दाएं बाएं हो रही थी, और 1921 के अंदर पहुंचते पहुंचते हमारी पॉपुलेशन इतनी थी बेटा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ डेमोग्राफिक, ठीक है ना, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे बेटा। आइए उनको सीखते हैं, कौन कौन से डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं वो जो आपको ध्यान रखने हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
ठीक है ना। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में एमसीक्यू भी आया है और ये पूरा क्वेश्चन भी आपसे कई बार पेपर में पूछा है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सर हम क्या ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बेटा पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, क्या, मोर्टालिटी रेट बेटा, ठीक है ना। इसको पहला पॉइंट लिख देता हूँ मैं और इसको लिख लेंगे आप, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा एक तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये बहुत हाई था उस टाइम पर, इट वाज क्वाइट हाई बेटा, ठीक है ना। इट वाज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा था। सर कितना था, अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है 218 पर थाउजेंड था बेटा ये, ठीक है ना। 218 पर थाउजेंड बर्थ, बोलो क्लियर है। तो ये एग्जाम में कई बार एमसीक्यू आया है, ठीक है। 218 पर थाउजेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे लिटरेसी रेट का, ठीक है ना। लिटरेसी रेट भी बेटा लो था अपने यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हो, लो लिटरेसी रेट, ठीक है ना। मतलब पढ़े लिखे लोग कम थे, है ना। लो लिटरेसी रेट है। सर कितना था लिटरेसी रेट, अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो हम कितना लिखे बेटा, तो लो लिटरेसी रेट का मतलब है कि लगभग लगभग कह सकते हो कि 16% से भी कम था। अगर हम ओवरऑल बात करें बेटा तो इट वाज लेस देन 16%, ठीक है ना। और अगर हम बात करें फीमेल की तो और भी कम था बेटा। अगर हम उस टाइम पे बात करें फीमेल का लिटरेसी रेट तो ये तो और भी कम था, लगभग 7% के आसपास था। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। सर और क्या ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर हम लोग, तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात है ही नहीं। एक वर्ड होता है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको, वो भी बहुत लो थी बेटा, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं इसको। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान कितने दिन तक जिंदा रहता था, उसकी लाइफ कितनी थी, ऐसे समझो बेटा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटा बहुत कम थी, ठीक है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो उस टाइम पर अगर हम बात करें 32 ईयर्स, ठीक है, 32 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बेटा, जो कि आज लगभग 67, 68, 69 ईयर्स तक लगभग मानी जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटा बहुत कम थी। फीमेल की तो इससे भी कम थी, ये तो शायद मेल के केस में है, ठीक है ना। ओके, फीमेल की तो इससे भी कम थी, तो ये तो मेल के केस में है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोगों की लाइफ कितनी होती थी उस टाइम पे, लोग कितने साल तक जिंदा रहते थे ऑन एन एवरेज, तो बेटा 32 था मेल के मामले में। फीमेल के मामले में थोड़ा बहुत 19-20 कम था, 31 ईयर था बेटा, ठीक है ना। अगर मैं फीमेल की एग्जैक्टली बात करूं, ये मेल का है, ठीक है ना। ये जो है ये फीमेल का लिखा है मैंने यहाँ पे, बोलो क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल समझ आ गई। अगला पॉइंट और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक और पॉइंट चाहो तो इसमें ध्यान रख सकते हो बेटा, ठीक है। 4 पॉइंट एटलीस्ट आपको ध्यान रखने ही है, ताकि एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट तो एटलीस्ट आप लिखो। बर्थ रेट और डेथ रेट याद रखना बेटा, इंसान पैदा होता है तो मरता है, बर्थ रेट, ठीक है ना, एंड डेथ रेट, ये भी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हाई थी बेटा, दोनों के दोनों। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें बेटा, दोनों ही बहुत हाई थे बेटा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। 48 एंड 40 पर थाउजेंड, ठीक है ना, 48 और 40 पर थाउजेंड थे, पर थाउजेंड थे। वैसे तो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मेरी 4 पॉइंट याद रख लेना, इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, आइए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर मैं आपको बुक से भी दिखा दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल सबसे पहला सवाल क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में आया है।
ठीक है। सबसे पहली बार डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो इन्होंने बता रखी है कि भैया सेंसस मतलब पहली बार सेंसस इंडिया में कब हुआ था, 1881 के अंदर। इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, 1921 तक पॉपुलेशन हमारी इतनी थी, और उसके बाद में हमने डेमोग्राफिक कुछ इंडिकेटर्स पढ़े, और उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स दे रखे हैं, उनमें से 4-5 याद रख लो, काफी हैं। तो 4 मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था उसमें, ये याद रख लेना। लो लिटरेसी रेट था बेटा, ये याद रख लेना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक आदमी कितने दिन तक जिंदा रहता था, ये याद रख लेना बेटा। और उस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, ये याद रख लेना। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया आपके। अब यहाँ पे आ जाते हैं बुक के अंदर। तो अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बेटा, डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी यही पॉइंट हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने यही पढ़ा कि पहली बार सेंसस कब हुआ, 1921 का ईयर के बारे में हमने बात की कि पॉपुलेशन कितनी थी, क्या कुछ। फिर कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने बर्थ रेट के बारे में, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पढ़ा बेटा। लिटरेसी रेट वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला पढ़ लिया है। बाकी 1-2 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, आप चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नीचे आएंगे और अगले पॉइंट पे बात करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कहां तक पहुंच गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी पॉइंट नंबर 6 की बात करने वाले हैं। नीचे आएंगे और अगले पेज पे, यहाँ पे फ्रेश पेज पे लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 6, क्या नाम है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सर क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में? ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कि मैंने बताया, आज की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, और अगली क्लास में सारे सीबीएसई क्वेश्चन करा दूंगा मैं, और यहीं पे फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो बेटा, कुछ बातों में आपको क्या क्या पता होना चाहिए ये पता है, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था बेटा। कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने मोटा मोटा 3 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था बेटा। जैसे कि, ठीक है ना, रोड्स, कुछ जगह पे उन्होंने रोड बनाए बेटा, कुछ जगह पे उन्होंने रेलवे, ठीक है ना, बिछाई थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना, वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ठीक है, वगैरह का यूज किया इंडिया के अंदर, और ये सब क्यों हुआ इसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें की उन्होंने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे किया, और जिसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था बेटा, वो ये नहीं था कि पब्लिक वेलफेयर करना है, ठीक है ना, ये नहीं था कि लोगों को, ठीक है ना, लोगों के लिए नहीं था बेटा, हम लोगों के लिए नहीं था कि लोगों को बेसिक चीजें मिलें, ठीक है ना, और उन्हें इनका फायदा हो, नहीं। इनके पीछे उनके अपने खुद के मकसद थे, खुद के पर्सनल, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव थे, जिसके लिए उन्होंने ये सब चीजें की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इंडिया के अंदर, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने मोटा मोटा ये चीजें बनाई, ठीक है। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर नहीं था, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं था, बल्कि अपने मकसद के लिए था। आइए बात करते हैं कि ये सब चीजें उन्होंने क्यों बनाई, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है रोड बनाए उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया अंग्रेजों ने रोड बनाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर रोड बनाए, पूरे इंडिया के अंदर बहुत जगह पे रोड बनाए। अब रोड क्यों बनाए, तो ये वर्ड याद रख लेना बेटा, आर्मी के लिए एंड रो मटेरियल, ये 2 वर्ड ध्यान रख लेना, इससे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, उस टाइम पर बहुत सारे क्रांतिकारी इंडिया के अंदर, ठीक है ना, देश आजाद कराने के लिए लगे हुए थे, ठीक है ना। तो वो आर्मी उनको तुरंत चाहिए होती थी, ठीक है, ओके। और उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे युद्ध भी चल रहे थे, तो बार बार आर्मी दाएं बाएं करनी होती थी, ठीक है ना। तो उसके लिए कच्चे रास्ते में दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने रोड बनाए। रो मटेरियल बेटा, रो मटेरियल मतलब जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया था, कमर्शलाइजेशन कर दिया था गाँव के अंदर एग्रीकल्चर का,
ठीक है ना, और जिसकी वजह से उन्होंने रेलवे भी इंट्रोड्यूस की, ठीक है ना, ताकि वो रॉ मटेरियल बेटा, अब रोड भी बनाए उन्होंने, ठीक है ना, खाली रेलवे काम नहीं चलेगा ना खाली ट्रेन से, तो उन्होंने रोड भी बनाया बेटा, और रोड इसलिए बनाए ताकि वो रॉ मटेरियल लेके जा सके, ठीक है ना, समुद्र के इलाके अपने देश में लेके जाना उनको, तो समुद्र के रास्ते के लिए तो उनको तो पोर्ट पे जाना पड़ेगा ना, तो वहां तक कैसे लेके जाएंगे, तो रोड अच्छे होंगे तभी रॉ मटेरियल लेके जा सकते हैं। तो पहला तो ये था रोड बनाना। दूसरी चीज आती है, ठीक है ना, रोड के बाद आता है रेलवे, दूसरा आता है बेटा रेलवे। अब सवाल उठता है कि सर रेलवे के बारे में क्या। देखो बेटा, रेलवे के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर से बता देता हूं। रेलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया के अंदर, वो की थी बेटा 1850 के अंदर, पहली बात तो ये। और रेलवे क्यों बनाई थी उन्होंने, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ताकि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर सके। क्या, ताकि क्या कर सके बेटा, कमर्शलाइजेशन कर सके, किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना क्यों जरूरी था, ये मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोग गांव के अंदर रहते थे उस टाइम पर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटा, हमारे यहाँ पर, ठीक है, लगभग 85% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती थी, और गांव किसी के और के ऊपर डिपेंड थे नहीं, ठीक है ना, सेल्फ सफिशिएंसी थी, ठीक है ना, तो उनको लगा कि गांव को बर्बाद करने का यही एक तरीका है कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दो, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, गांव कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा रेलवे इंट्रोड्यूस की उन्होंने, बोलो क्लियर है। चलें आगे की तरफ। तो रेलवे इंट्रोड्यूस की उन्होंने, और रेलवे के इंट्रोड्यूस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, आई होप क्लियर है। अब चलते हैं आगे, और उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, आइए इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है ना। अब बेटा उनको तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन का तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, तो उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए क्या किया, कम्युनिकेशन के लिए बेटा उन्होंने, ठीक है ना, मैंने जैसे बताया था पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ये बनाए। क्या बनाए बेटा, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। तो उन्होंने पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना, ये इंडिया के अंदर चलाए। इससे क्या, क्यों किया उन्होंने ऐसा, ठीक है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं बेटा, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बोलो क्लियर है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, कम्युनिकेशन करना था, तो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका उनको क्या लगा कि भैया पोस्टेज एंड टेलीग्राफ ही ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे एक बार चलते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि उस टाइम पर उन्होंने कुछ बेसिक चीजें चलाई थी इंडिया के अंदर, ये 3 चीजें, और इसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर नहीं था, उनके अपने ऑब्जेक्टिव थे। जैसे कि रोड बनाए, तो रोड बनाए आर्मी और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और बेटा रेलवे बनाई, ठीक है, रेलवे बनाई ताकि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर सके, और कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पोस्टेज एंड टेलीग्राफ बनाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। आई होप क्लियर है। आइए इसको बुक के अंदर से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, नीचे दे रखा है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट दे रखा होगा आपकी बुक के अंदर, इसको निकाल लें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने बता ही दिया बेटा, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या क्या चलाया था, वो सब हमने बातें पढ़ ली हैं, ठीक है ना, कि रोड वगैरह ये सब चीजें बनाई, और उसके पीछे मेन मोटिव क्या था, वो सब बातें हमने पढ़ी, ठीक है ना। और बातें क्या पढ़ी हमने कि भैया रोड क्यों बनाए थे उन्होंने, ये पढ़ लिया बेटा। रेलवे कब इंट्रोड्यूस की थी, क्यों इंट्रोड्यूस की थी, ये पढ़ लिया इंडिया के अंदर हमने, ठीक है ना। उसके बाद बेटा एक पॉइंट हमने ये कम्युनिकेशन वाला भी पढ़ लिया, टेलीग्राफ एंड पोस्टेज वाला पॉइंट, ठीक है ना, तो ये भी पढ़ लिया। एक और पॉइंट इसने दे रखा है, चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो बेशक छोड़ दो, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एयर एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है ना। तो ये हमने जैसे कि कुछ बातें पढ़ी थी, याद हो तो, ठीक है। तो एयर एंड वाटर वाला पॉइंट आप चाहो तो एक बार पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे के पॉइंट, और यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ देखेंगे। तो बेटा लास्ट का पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम सारे सीबीएसई क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब सवाल ये है कि सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कुछ अच्छा किया था, थोड़ा बहुत, मतलब क्या उनके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, ठीक है ना, कि क्या इंडिया के अंदर उनके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है, क्या उन्होंने अच्छा कुछ किया था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था या नहीं किया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके।
सबसे पहली चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज क्या की थी? देखो बेटा, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, ठीक है ना, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम उन्होंने ही चलाया था। तो मैं इसको हेडिंग ऐसे लिख सकता हूं, शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम, शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम। तो बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ठीक है ना, मॉनेटरी सिस्टम। अपने यहां पर क्या था बेटा, बार्टर सिस्टम था अपने यहाँ पे। अगर याद हो तो आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज दो दूसरी चीज ले लो, ठीक है ना। ओके, एक बंदे के पास कोई एक चीज है, दूसरे बंदे के पास कोई चीज है। मान लो बेटा मेरे पास गेहूं, आपके पास चावल है, आपने मुझे चावल दे दिया, मैंने आपको गेहूं दे दिया, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम से वो लोग क्या लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम लेके आए, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी को मॉनेटरी सिस्टम में उन्होंने ही बदला, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, और उन्होंने क्या किया था बेटा, ठीक है ना, और उन्होंने कई सारी चीजें की थी, लेकिन उसमें से एक और चीज बेटा उन्होंने एजुकेशन के रिगार्डिंग भी की थी, ठीक है ना। मतलब इसको हेडिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रेडिंग एजुकेशन, ठीक है ना, स्प्रेडिंग एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग भी उन्होंने कई चीजें की थी बेटा। जैसे इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था उन्होंने, ठीक है ना। आज भी इंग्लिश अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनली। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया बेटा, ठीक है ना, इंग्लिश को। बोलो क्लियर है। इसके अलावा कई सारे स्कूल और कॉलेज खोले उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया बेटा, कई सारे स्कूल और कॉलेज भी खोले, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं सर, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक वर्ड होता है बेटा, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है सर, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने बनाए बेटा, ठीक है ना। जिसमें से हमने बात भी की थी, जैसे उन्होंने बहुत सारे रोड बनाए, ठीक है ना। और उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की बेटा इंडिया के अंदर। आज भी हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम की रेल चलती है कई जगह पे, जैसे कि दार्जिलिंग में, ठीक है ना, कई जगह पे। तो क्या है कि बेसिकली बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के साधन उन्होंने बनाए, जैसे कि रोड से या रेलवे से बोल आने जाने के लिए। बोलो क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया था, और भी कई सारी चीजें की थी बेटा, ठीक है ना, और भी कई सारी चीजें की थी। अगर हम बात करें तो उस टाइम पर कुछ सोशल इवल्स होती थी, उन पे भी उन्होंने बैन लगाया था बेटा, टू बैन सोशल इविल। कुछ सामाजिक बुराइयां थी अपने यहाँ पर, उनके ऊपर भी बैन लगाया था। जैसे यहाँ पे एक सती सिस्टम होता था बेटा, ठीक है ना, तो सती सिस्टम पे उन्होंने बैन लगाया, ठीक है ना। बच्चों की शादियां हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज बेटा, तो चाइल्ड मैरिज पे भी उन्होंने क्या किया, बैन लगाया। तो इस तरीके की चीजें भी, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, ठीक है। ओके क्लियर है। और क्या किया, और उन्होंने बेटा हमें इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेटअप बना के दिया बेटा, ठीक है ना। जब अंग्रेजों को लगा कि भैया अब जाने का समय आ गया है, तो अंग्रेजों को लगा कि चलो भैया अब अपने पीछे कुछ छोड़ के जाएं, तो उन्होंने क्या छोड़ा बेटा, ठीक है ना, उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बनाया, ठीक है ना, क्लियर है। जो कि इंडिपेंडेंट के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेल्प करेगा, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बनाया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। और भी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और वो भी आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में ले सकते हो। तो इतने पॉइंट भी करोगे तो काफी है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे, तो यहाँ पे आंसर है यस। क्या थे, ठीक है ना, मॉनेटरी सिस्टम उन्होंने चलाया था, ठीक है ना, एजुकेशन, कई सारे स्कूल कॉलेज खोले, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया बेटा, ठीक है ना, और कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन और कई सारी बुराइयों पे बैन लगाया, और जाते टाइम उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप दिया जो हमारी हेल्प करने वाला था आफ्टर इंडिपेंडेंस। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये पॉइंट भी यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ोगे तो दे रखा है बेटा, ठीक है ना। ओके, जैसे बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया बेटा, बोलो क्लियर है। इसके अलावा हमने मॉनेटरी सिस्टम वाले भी पॉइंट पढ़ लिया है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी पढ़ लिया। 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा करा दिए वहां पे, और 2-3 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, तो आप ये भी चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
और अब हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। एक बार वापिस हम लोग चैप्टर पे चले जाते हैं। तो ये है अपना चैप्टर। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज इसके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, चाहे वो हॉट्स वाले क्वेश्चन हो, हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस। आपकी बुक निकाल लो, ठीक है ना। आपकी जो बुक है बेटा संदीप गर्ग सर की, वो बुक आपको निकाल लेनी है और उस बुक में ये वाला पेज नंबर निकाल लो। इसके सारे क्वेश्चन अब मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जो भी बुक के अंदर दे रखे होंगे ना सारे इंपॉर्टेंट सीबीएसई वाले, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, इनमें से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमने पढ़ा था, याद हो तो, ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बस उसी के बारे में पूछा है। तो फॉरेन ट्रेड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी बेटा, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनकी मोनोपोली थी। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिनमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मोर देन हाफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था उन्होंने कि सिर्फ ब्रिटेन के साथ करोगे, और बाकी का बचा हुआ 3 कंट्री के साथ अलाउ कर रखा था, ठीक है ना। और इसके अलावा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट के मामले में मेजर एक्सपोर्टर बना दिया था, ठीक है ना। तो ये सब बातें, रॉ मटेरियल का, ये सब बातें हमने वहाँ पढ़ी हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे कराए थे वो सारे पॉइंट्स अभी यहाँ पे लिखने हैं बस, और कुछ भी इसके अंदर है नहीं। चले आगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और जो आपको करना है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। ये भी सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये 2023-24 का। आइए इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ए नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स की बात कर रहा बेटा, ठीक है ना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो बेटा वहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो उन इंडिकेटर्स की बात कर रहा है कि वे इंडिकेटर्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, उसमें से जैसे इसने लिख रखा है लिटरेसी के बारे में, तो लिटरेसी रेट हमने पढ़ा था, ओवरऑल 16% और फीमेल के मामले में 7%, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पढ़ा था बेटा हमने, मेल के मामले में 32 और फीमेल के मामले में 31 था, ये भी मैंने बताया था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमने पढ़ा था बेटा 218 पर 1000, और इसके अलावा बर्थ रेट और डेथ रेट भी पढ़ा था, विच वर वेरी हाई। तो ये सब बातें हमने पढ़ रखी ऑलरेडी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो ये पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉज बिहाइंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। इंस्ट्रक्शन किया गया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ठीक है, क्यों किया गया था, उसके पीछे मेन 2 कारण क्या है वो यहाँ पर बता रखा है, बाय ब्रिटिश रूल, वो क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने बताया था बेटा उन्होंने रोड बनाए थे, रेलवे बनाया था, कम्युनिकेशन के लिए पोस्टेज एंड टेलीग्राफ बनाया था, पर इनके पीछे उनका अपना ही ऑब्जेक्टिव था, ये हमने बात की थी। जैसे उन्होंने रोड बनाया था आर्मी के लिए, ये अपन ने बात की थी आर्मी और रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है ना। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ बनाया बेटा, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम बनाए, ठीक है ना। वो क्यों बनाए थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये सब बातें, हालांकि इसने 2 ही पूछे थे तो 2 हमने यहाँ पे बात कर लिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड द लोपिसाइडेड, ठीक है, मूवमेंट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद द वैलिड, ठीक है ना, आर्गुमेंट। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करके एक क्वेश्चन आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा यस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड शो द लोपिसाइड मूवमेंट एज, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कुछ जगह पे अच्छा काम किया, कुछ जगह पे, ठीक है ना, चीज़ें कम हुई। जैसे अगर हम बात करें मद्रास, ठीक है ना, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, तो इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था बेटा, ठीक है ना, किस चीज़ का, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स जो था, और इंक्रीज हुआ था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। जबकि अगर हम बात करें बेटा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की, ठीक है ना, कई जगह पे इंक्रीज भी हुआ था, कहाँ पर, ठीक है ना, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसी जगह पर, ठीक है ना, उस टाइम पर क्या हुआ था, एग्रीकल्चर बढ़ा था, तो इस टाइम पर यहाँ पे कम हुआ था। ये सब बातें पूछ रखी है, तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, आई होप आपको क्लियर होगा होगा, लेकिन ये पिछले साल एग्जाम में आया था, ठीक है, तो मैंने इसको स्टार भी लगा दिया है। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन बेटा। अब आपकी ही बुक के अंदर इसके तुरंत बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं,
और यहाँ पर काफ़ी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई में अभी तक आया नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में भी अगर आप देखोगे बेटा, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन ऐसा शायद नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे सीबीएसई वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखे हैं बेटा, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है ओपनिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कैनाल, ठीक है ना, कैनल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था समुद्र के रास्ते ब्रिटेन और इंडिया के बीच में डायरेक्ट, ठीक है ना, कनेक्ट कर दिया गया था समुद्र के रास्ते, उसको बोलते हैं स्यूज कैनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है वही, क्या बोलते हैं इसको, स्यूज कैनल, ठीक है ना। स्यूज कैनल का क्या होता है, ये बेसिकली मैंने बाकी डिटेल भी यहाँ पे बता रखी है। कब ओपन हुआ था ये, 1869 के ऊपर हुआ था, ठीक है ना। ओके, ये क्यों ओपन हुआ था बेटा, ताकि इंटरनेशनल सी के द्वारा ज़्यादा और ट्रेड किया जा सके, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कितनी थी, 193 किलोमीटर, ठीक है ना। किसने बनाया था, बिल्ड बाय फ्रेंच मेनली, ठीक है। और इसका क्राइसिस कब हुआ था, 1956। ये सब बातें भी मैंने यहाँ पे लिख के दे रखी है। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखना था कि इसके अंदर क्या आएगा, तो सूज कैनल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। वैसे तो देर आर सो मैनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बेटा जो हमने पढ़े थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर यहाँ पे किए गए थे, लेकिन उसमें से जो सबसे मेन था वो था रेलवे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रेलवे। आगे की तरफ चलते हैं और नीचे आ जाते हैं बेटा। नीचे क्वेश्चन पूछ रखे हैं ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। तो काफ़ी सारे ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन पूछे हुए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के अंदर, और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके क्लियर होंगे अगर आपको ध्यान नहीं है तो। फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इनकरेक्ट चूज करना है बेटा। करेक्ट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1850, ये तो करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मैंने यहाँ टिस्को की फुल फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है ना। तो आप याद रखना बेटा इसको, टिस्को, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 26 अगस्त 1907 के अंदर बनी थी, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। टिस्को कंपनी, टाटा कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ऑफ टिस्को इन इंडिया, ठीक है ना, कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इसने लिख रखा है 1807, जबकि हुआ कब था ये, 1907 में हुआ था। तो ये इनकरेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। हालांकि 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि हमारे कहीं एमसीक्यू में काम आ जाते हैं इस तरीके के पॉइंट। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 में, ये हमने पढ़ा ही था। ओपनिंग द सूज कैनल, सूज कैनल कब ओपन हुआ था, 1869, ये भी पढ़ के आए हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसमें बी, क्योंकि बी के अंदर सेकंड पॉइंट, बी में ये सेकंड पॉइंट, ये गलत है, बाकी सारे के सारे ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा एमसीक्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं वे एमसीक्यू जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हमसे। देर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज, लेकिन अगर खाली आप ये सीबीएसई वाले भी पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है एमसीक्यू के अंदर। अब आ जाते हैं और आपने एमसीक्यू पे चलते हैं और नीचे आएंगे। सबसे पहला एमसीक्यू दे रखा है जो कि पिछले साल ही एग्जाम में आया था 2024 के अंदर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर्स एक्सेप्ट। तो बेटा यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में फीचर्स की बात कर रहा है, इनमें से कौन सी फीचर है, ठीक है ना। एक्सेप्ट मतलब कौन सी छोड़ के। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, तो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उन्होंने, ये तो फीचर है उसकी। मोनोपोली भी थी उनकी, ये भी फीचर है, ठीक है ना। एक्सपोर्टर बना दिया था हमें रॉ मेटल का, ये भी है। फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, सी। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहता है विच, ये है ना क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, ठीक है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ठीक है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, फॉरेन ट्रेड के मामले में कौन सा ट्रू नहीं है। इंडिया सफर फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट, ये नहीं है, ठीक है ना। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना, लार्ज ट्रेड डेफिसिट हम सफर कर रहे थे, ये नहीं है, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड के मामले में। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है।
तो ये तो होगा अपना ए ही आंसर मिल गया इसमें, बाकी हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी। अगले चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पढ़ रखा है, आज तबीयत खराब है काफ़ी ज़्यादा, तो फीवर वीवर है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेटा, इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन वाज करेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, हमें इसमें बताना कौन सा है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तो देखो, ये तो गलत है ना, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला इसने। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई लेवल ये भी गलत है, लिटरेसी का हाई लेवल। लो लेवल ऑफ लिटरेसी ये ठीक है। हाई मोर्टेलिटी रेट था, बिल्कुल ठीक है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई थोड़ी थी, वो भी लो थी। लिटरेसी रेट था लो, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट हाई था, ये बिल्कुल ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो थी, ये ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा है कि बताओ डैश सेक्टर, ठीक है ना, प्ले ए प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मैंने आपको बताया था बेटा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली डिपेंड थी बेटा एग्रीकल्चर के ऊपर। ये हमने बात की थी, तो इसमें आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। इंडिया एंटर्ड फिल इन द ब्लैंक्स स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। 1921 के बाद बेटा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड स्टेज, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैश टू द डैश बेटा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था बेटा, वो फूड क्रॉप से, ठीक है ना, किसकी तरफ बढ़ गया था, वो कैश क्रॉप बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नीचे आएंगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेटा, ठीक है ना, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है इनमें से। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ये तो हमने पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड में रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी। कमोडिटी ट्रेड एंड टैरिफ वॉज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्ट, द एडवर्स इफेक्ट किया था उन्होंने किसके ऊपर, स्ट्रक्चर कंपोजिशन वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड, ये भी ठीक है। तो ये तो पहले ही ठीक निकल गई है, तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। 33 के अंदर देखते हैं कि क्या हमसे पूछा है, एक प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है। 33 के अंदर पूछा है, ठीक है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, बट मोस्ट स्टडी फाउंड दैट इंडियन नेशनल इनकम ग्रोथ इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वाज इतने इतने पर इनकम ग्रोथ। ये बुक के अंदर आपने याद किया होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में क्या आ जाएगा, लेस देन 2%, और उसके बाद क्लोज 0.5%। ये डायरेक्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछा है, नहीं याद हो तो अब याद कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 है। अब आप लोग बनाओगे तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर भी अपन देखते हैं कि कितने इनमें से कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं सीबीएसई के भी। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ बेटा। अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम जिसे बोलते थे, जमींदार ड्यू टू द स्टेट वर फिक्स, ठीक है ना। व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम अगर पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। दे रिसीव द इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज, ये तो गलत है, इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बिल्कुल के लिए की नहीं थी। दे वर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है ना, एंड फोर्स टू पे द रेंट रिगार्डलेस, ये ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेज डिड द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट। ब्रिटिश मेड इंडिया, ठीक है ना, एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन फ्रॉम एंड एक्सपोर्टर ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, एन एक्सपोर्टर ऑफ द क्लॉथ दैट लीड टू द लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। उन्होंने क्या बना दिया था, कॉटन के लिए मेजर एक्सपोर्टर बना दिया था, और जिसकी वजह से क्या हो गया था, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है, क्लोथ्स के मामले में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 होगा, नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ये वर्ड आपकी बुक के अंदर दे रखा, डोंट वरी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा।
रेफर्स टू साइज ऑफ लेबर फोर्स इन कंट्री गलत है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वर्क फोर्स जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग सेक्टर में, कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, कितने सेकेंडरी में, इस तरीके से उसको बोलते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन दे रखा है, प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज बाई, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में बेटा अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं और ऊपर चलते हैं। द एवरेज फॉलोइंग इवेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले है द ईयर ऑफ ग्रिड डिवाइड, टिस्को, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ओपनिंग ऑफ कैनाल सूजन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ था, उसके बाद टिस्को हुआ था, और उसके बाद ये हुआ था, देन फिर रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये इस तरीके से इसका आ जाएगा, तो इसको हम डी बोल देंगे। बोलो क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 1.27 पेज निकाल लो, और उसके अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप बनाओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 44, ये आप पढ़ के देखो एक बार, ठीक है ना, आपसे बन जाएगा, डोंट वेरी। 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं निशान लगा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो CBSE के हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर से आपको करने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी छोड़ना है ही। तो ये भी होमवर्क होगा आपका, एक ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो यहाँ पे 48, 49 ये सब होमवर्क है, आप करके देखना, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन करके देखना बेटा आपको, अब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ढंग से पढ़े होंगे तो। तो यहाँ पे ये सारे MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद देर आर लोड ऑफ असर्शन और रीजन क्वेश्चंस, लेकिन इससे पहले असर्शन और रीजन क्वेश्चन करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करें, ठीक है ना। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है। नेम एनी परी वन, ठीक है ना, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडिया नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड। बेटा तो बहुत सारे थे, मैंने आप बताया था आपको नाम, उसमें से एक लिख रखा है इसने, VKRV राव, तो आप भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे बोलते हैं बेटा। जैसे हमने बात की थी कि उस टाइम पे 32 मेल के केस में और 31 फीमेल के केस में थी, और अभी की अगर बात करें तो ठीक 67, 68, 69 के आसपास ऑन एन एवरेज रहती है कि एक इंसान जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, बेटा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। और ये जो नीचे के क्वेश्चन दे रखे हैं, रिवाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये सारे आप, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन बैंक से कर लेना, क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखे होंगे, डोंट वेरी, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बैंक देखोगे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बैंक, एडुकार्ट, अरिहंत का, कोई क्वेश्चन बैंक जो भी आपको पास हो, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डोंट वेरी, ये आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और अब चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, तो चलिए 13 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, और ये कहता है स्टेटमेंट 1 के अंदर, द ब्रिटिश पॉलिसी लीड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो बेटा ये तो फिर ट्रू होगा, क्यों, मैंने आपको बताया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर दी थी, उन्होंने बर्बाद कर दी थी। तो चलो पहला तो ट्रू हो गया, ठीक है। और दूसरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या कहता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द ग्रोस GDP इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, गलत है, वेरी पुअर था बेटा, ठीक है ना। तो ये तो रॉन्ग होगा, तो ये फॉल्स होगा, पहले वाला ट्रू होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, पहली ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना। तो आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं बेटा, क्योंकि ये भी CBSE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है,
जमींदार वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा था। टू एंश्योर द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो स्टेटमेंट पहली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दूसरा, जमींदार वॉज गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम, ठीक है ना, उनको पूरी फ्रीडम दी गई थी, ठीक है ना, और किसानों से वो पैसा वसूल करे, ठीक है, रेंट वाला, और कलेक्ट करे, ठीक है, तो ये सब बातें बता रखी है। तो क्या उनको फुल फ्रीडम थी टू कलेक्ट द, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है बेटा, मुझे ये फॉल्स लग रही है, ठीक है, फुल फ्रीडम नहीं थी उनको, किसी भी चीज़ के मामले में भी नहीं थी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 जो है बेटा ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, कोई फुल फ्रीडम नहीं थी, तो ये फॉल्स है, पहले वाला ट्रू है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हो गया है अपना, और वापिस आ जाते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 भी सीबीएसई का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, और अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 9 में कहता है, पहले दो स्टेटमेंट दे रखी है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कोरेसिवली, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनी गवर्नमेंट बेटा। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें स्टेटमेंट 1, तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये, ठीक है ना, ट्रू है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने ही तो इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही किया था ये सब चीज़ें, ताकि वो गाँव को बर्बाद कर सके, याद होगा आपको। अगर स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें बेटा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं, द ब्रिटिशियर्स हैड टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द एनफोर्समेंट ऑफ द फूड क्रॉप्स, नहीं, ठीक है ना, देयर वाज नो टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द फूड करप्शन, ठीक है ना, ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसके तो कौन सा आंसर होएगा, ऊपर बता रखा होगा क्वेश्चंस में यहाँ पे। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स किस में होता है, सी में। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या बता रखा है, पहले आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, चूज द करेक्टिव अल्टरनेटिव, इसमें से अल्टरनेट आपको ए बी सी में से सिलेक्ट करना है। लेकिन जिन क्वेश्चन में साथ साथ में दे रखा है उनके स्पेसिफिक वहीं से सिलेक्ट करना है। बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आपको बनाने हैं, ठीक है ना, आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस में कौन कौन से बनाने हैं सर, इंपॉर्टेंट बता दो। 17 बना लेना बेटा, 16 बना लेना, ठीक है ना, और चलते हैं 15 14 बना लेना, इंपॉर्टेंट है, 15 बना लेना, इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन में, ठीक है। और दो क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पे, तो चलिए ऊपर चलते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है बेटा, और ई के ये वाला, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आप कर लेना। तो चलिए बेटा, आज ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है आपका, इसका 1 शॉट भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज काफ़ी तबीयत खराब थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चैप्टर 1 तो करना ही है कंप्लीट आज, तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है।